नमस्कार, सुबह के 9 बजने को वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गोपालगंज से बड़ी खबर आपको बताएं, आतंकी गोल्डी बराड़ का बिहार कनेक्शन देखने को मिला। गोपालगंज में बराड़ के 3 गुर्गे छिपे हुए थे। मांझा के छितौली में तीनों के छिपने की खबर सामने आई। चंडीगढ़ में वारदात को अंजाम देकर गोपालगंज पहुंच गए थे। नेपाल भागने के दौरान गोरखपुर में इन गुर्गों की गिरफ्तारी की गई। सुरक्षा एजेंसियां और गोपालगंज पुलिस अलर्ट मोड पर है। आतंकियों को पनाह देने वालों की खोजबीन की जा रही है। आतंकी गोल्डी बराड़ के तीनों गुर्गे पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मांझा की छितौली में 3 लोगों के छिपने की खबर सामने आई। चंडीगढ़ से ये तीनों गुर्गे वहां पहुंचे थे और गोपालगंज जाकर छिप गए थे। नेपाल भागने के दौरान इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा एजेंसी और पुलिस प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। जनपद गोरखपुर की स्वात एवं एसओजी टीम तथा जनपद चंडीगढ़ नॉर्थ की जो टीम है, उनके जॉइंट ऑपरेशन में 3 मोहाली के रहने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों द्वारा 19 जनवरी 2024 को प्रातःकाल में एक व्यवसायी के घर के बाहर फायरिंग की थी और उसके बाद में उससे 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी गोल्डी बराड़ गैंग के नाम पर। इन तीनों अभियुक्तों को इस जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार करके चंडीगढ़ पुलिस को। और राजधानी रांची के ईडी दफ्तर में आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ का चौथा दिन है। आज हेमंत के साथ बड़गाई के पूर्व राजस्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। पीएमएलए कोर्ट में भानु प्रताप प्रसाद की ईडी कस्टडी मंजूर कर ली है। भानु पर भूमि के सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी और मूल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने का आरोप है। भानु प्रताप पहले से ही लैंड स्कैम से जुड़े केस में जेल जा चुके हैं और अब उन्हें इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पकड़े गए हैं। ईडी की अब तक की जांच में ये पता चला है कि भानु प्रताप ने बरियातू में 8.5 एकड़ जमीन सहित अवैध रूप से संपत्ति हासिल करने में हेमंत सोरेन की सहायता की है। अब ईडी इस मामले में हेमंत सोरेन और भानु प्रताप को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने वाली है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? आज पीएमएलए कोर्ट ने जब रिमांड पर मुहर लगा दी है, दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। क्या कुछ हो सकता है इस कार्रवाई में आगे? प्रताप प्रसाद है, पूर्व राजस्व कर्मी, बड़गाई अंचल कार्यरत था। उस दरमियान उसे जो बड़गाई अंचल के जो अंचलाधिकारी मनोज कुमार द्वारा उस जो 8.5 एकड़ जमीन है उसे लेकर ये कहा गया था कि ये जमीन के कागज तैयार करते हैं। और उसी दरमियान जब ईडी के द्वारा इनके घर पर छापेमारी की गई तो वो डिटेल जो है वो भानु प्रताप प्रसाद के घर से मिला है, जिसके आधार पर ही अगर बात की जाए तो वाकई ओम प्रकाश, ये देखने वाली बात होगी कि जब दोनों आमने सामने बैठकर ईडी के समक्ष अपनी बातों को रखते हैं तो आगे ये कार्रवाई कैसे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। और अब तक क्या कुछ हुआ है इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं। सबसे पहले 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए। यही तारीख थी जिस दिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की गई। 1 फरवरी ठीक उसके अगले दिन 2024 को ईडी ने कोर्ट में उन्हें पेश किया। रिमांड के लिए कोर्ट में ईडी का आवेदन रिमांड के लिए ईडी ने आवेदन दिया। ईडी ने कोर्ट से 1-2 दिन नहीं बल्कि 10 दिन के रिमांड मांगी। ये कहा कि 10 दिनों के रिमांड दी जाए। 2 फरवरी को 5 दिन के रिमांड की इजाजत कोर्ट की तरफ से ईडी को दी गई। 2 फरवरी से 7 फरवरी तक रिमांड पर हेमंत सोरेन है और आज चौथा दिन है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में इस वक्त बंद है। ईडी की कस्टडी में रिमांड पर चल रहे हैं। 13 फरवरी तक हेमंत न्यायिक हिरासत में रहेंगे। साथ ही साथ बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल होटवार में इस वक्त वो बंद है। जमीन घोटाला मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। तो अब तक क्या कुछ हुआ है इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी कि कैसे कैसे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ईडी की तरफ से रिमांड की डिमांड की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, नीतीश कैबिनेट की आज बैठक होनी है। एनडीए सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक है। सुबह 11:30 बजे ये बैठक
शुरू हो जाएगी। मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में ये बैठक होनी है। महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लग सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, सुबह 11:30 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी और ये दूसरी बैठक होनी है और कई एजेंडों पर, बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिस पर आज मुहर लग सकती है। तो नीतीश कैबिनेट की आज बैठक है, सुबह 11:30 बजे का वक्त रखा गया है। नई सरकार यानी कि एनडीए की सरकार बनने के बाद कैबिनेट की ये दूसरी बैठक होने जा रही है और इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय, फैसले लिए जा सकते हैं। तो एनडीए सरकार की पहली बैठक भी हो चुकी है कैबिनेट की और ये दूसरी बैठक होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई महत्वपूर्ण एजेंडे ऐसे हैं जिस पर चर्चा की जा सकती है इस कैबिनेट की बैठक के दौरान। आपको बता दें कि हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और इसके बाद से ये कैबिनेट की बैठक आज दूसरी दफा आयोजित की गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर, नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के बाद शिक्षकों ने बवाल कर रखा है। 13 फरवरी को आंदोलन और सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग ने भी सख्ती दिखा दी है। के पाठक के आदेश पर एक पत्र जारी कर दिया गया है जिसमें आंदोलन में शामिल होने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जिस भी जिले के शिक्षक 13 फरवरी के आंदोलन में शामिल होंगे, वहां की डीन को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि नौकरी में बने रहने के लिए के पाठक कमेटी ने सक्षमता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया है। परीक्षा में बैठना अनिवार्य होगा और 3 बार इसके लिए मौके भी दिए जाएंगे। 3 बार में भी जो नियोजित शिक्षक परीक्षा पास नहीं कर सकेंगे, उनकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। विभाग के इसी आदेश का नियोजित शिक्षक लगातार विरोध कर रहे हैं। और इसी बीच बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बताएं, बेखौफ अपराधियों ने सुबह सुबह युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना खुदाबंदपुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर पूर्वी पंचायत की है। मृतक की पहचान बरियारपुर पूर्वी निवासी नागेश्वर महतो के बेटे प्रहलाद कुमार के रूप में की गई है। परिजनों ने गांव के ही गुड्डू कुमार नाम के व्यक्ति पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटनास्थल से 4 खोखा बरामद कर लिया गया। फिलहाल खुदाबंदपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। तो बेगूसराय से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घटनास्थल से 4 खोखा बरामद किया गया है। खुदाबंदपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा। अगली खबर भोजपुर से आपको बताएं, जहां ग्याओ मोड़ के पास एसबीआई के एटीएम से 6,90,000 की चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। चोरों ने एटीएम काटकर कैश की चोरी की थी। चोरों ने पहले सीसीटीवी को काले रंग से स्प्रे से बंद कर दिया, लेकिन तस्वीर हिडन कैमरे में आ गई। चोरों ने एटीएम को खोलने की हर वो मुकम्मल कोशिश की, लेकिन जब नहीं खुला तो कटर मशीन से एटीएम काटकर रुपए निकालकर फरार हो गए। पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटे हुए है। और पटना पुलिस ने 24 से अधिक चोरी के मामलों में शामिल चाचा, भतीजा और भांजा गैंग का खुलासा कर दिया है। पटना में चाचा, भतीजा और भांजा गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से चोरी के आभूषण, चोरी के पैसों से खरीदी गई स्विफ्ट कार और स्कूटी को बरामद कर दिया गया है। पूरे मामले का खुलासा पटना के डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने किया। डीएसपी की माने तो 2 दर्जन से अधिक फ्लैट्स में इस गिरोह ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। गाड़ी से इन्होंने अपराध करता था, उसकी गाड़ी का फुटेज हमको बरामद हुई। उस फुटेज का नंबर बरामद हुई। उसके आधार पर हम लोगों ने उसका जो अपराधी उसमें सम्मिलित थे उन वहाँ तक हम लोग पहुँच पाए। इसके मालिक कौन है, गाड़ी जो बरामद जो गाड़ी इसको उपयोग किया गया था अपराध में, उसके द्वारा हम लोग ने कहीं न कहीं हर एक अपराधकर्मी जो इसके मुख्य सरगना कह सकते हैं उसके बारे में पता चला पाया। उसके बारे में जिसका अनिल महतो नाम है, उनके बारे में और भी हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किया। आगे तो देखा कि उन्होंने अगस्त में ही जेल से छूट करके बाहर निकला है। और इसी बीच पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, कर्पूरी ठाकुर के छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई है। वीरेंद्र ठाकुर को गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टरों ने हार्ट की वॉल्व खराब होने की बात कही है। वॉल्व रिप्लेसमेंट में
25 लाख रुपए खर्च होंगे, ये कहना है डॉक्टर का। डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर पिछले साल ही रिटायर्ड हुए। ईएसआईसी अस्पताल पटना से रिटायर्ड हुए हैं वीरेंद्र ठाकुर, लेकिन इस वक्त उनकी तबीयत खराब चल रही है। उनके हार्ट का वाल्व खराब हो गया है, जिसको रिप्लेस करने में, बदलने में 25 लाख रुपए का खर्च होगा। डॉक्टरों की तरफ से इसी बात की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर पिछले साल ही रिटायर्ड हुए हैं। ईएसआईसी अस्पताल पटना से वो रिटायर्ड कर्मी हैं। और झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर जाएंगे। इस मौके पर वो जेएमएम विधायक सुखराम उरांव के बेटे के प्रीति भोज में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जेएमएम विधायक सुखराम उरांव के गांव बनमालीपुर में हेलीपैड बनाया गया है और इसी हेलीपैड में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। सीएम के दौरे को लेकर चक्रधरपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसी बीच आपको राजधानी रांची से एक बड़ी खबर बताएंगे। आज से 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू होगी। पहली पाली में 10वीं की परीक्षा और दूसरी पाली में 12वीं की परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षार्थी 30 मिनट पहले केंद्र पर उन्हें पहुंचना होगा, ये अहम दिशा निर्देश है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा सुबह की पाली में 9:45 से और दोपहर 1:05 से आयोजित की जाएगी। दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक इसे आयोजित किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से। जो अभ्यर्थी आज परीक्षा देने जा रहे हैं, उन्हें समय का खास ख्याल रखना अनिवार्य है। तो सेंटर पर 30 मिनट पहले पहुंचना है और बच्चों के लिए ये बहुत ही अनिवार्य है, इसलिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि परीक्षा केंद्र में कितनी देर पहले आपको पहुंचना है। और बिहार में बदलते मौसम के बीच बारिश और धुंध ने लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कल सोमवार को पूरे बिहार में बारिश हुई, तो आज कुहासे और ठंड के कारण ज्यादातर लोग घरों में ही हैं। हालांकि न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की गई है और इसी के कारण लोग राहत की सांस ले रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता शैलेंद्र ने। बिहार के मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। खासतौर पर यदि हम बात करें तो पटना की, तो पटना में इस वक्त धुंध है, लेकिन कल तेज बारिश हुई पूरे बिहार में और इससे लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हालांकि जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट नहीं दर्ज की गई है, जिसके कारण लोगों को थोड़ी राहत जरूर है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो बारिश के आसार अभी भी बने हुए हैं। बिहार के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। खासतौर पर सुबह सुबह जो लोग घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या अन्य कामों के लिए निकलते हैं, उन्हें एहतियातन पूरी तैयारी के साथ निकलना होता है, क्योंकि सुबह में अभी भी काफी ठंड है और जो मौसम है, धुंध इतना है कि गाड़ियां ठीक से नहीं चल पा रही और इसका असर हवाई जहाज, ट्रेन और अन्य गाड़ियों पर पड़ता साफ तौर पर नजर आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। सुबह में ठंड है तो तैयारी के साथ आप लोग एकदम जैकेट वैकेट सब पहन के आए हुए हैं हम लोग। तो अभी ठंड तो बढ़ गया है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, पहले से ठीक है। अभी धुंध ज्यादा हो गया है पटना में। का बारिश के कारण भी परेशानी हुई, कल काफी बारिश हुई। ना, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक ही है, ठंड नहीं है। तो देखिए, ठंड जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट नहीं दर्ज हुई, जिसके कारण जो लोग हैं वो थोड़ा रिलैक्स जरूर महसूस कर रहे हैं। सुबह सुबह आप भी ठंड में घूमते हैं, लगता है कि एहतियातन तैयारी के साथ निकलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अभी तो आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से बदलाव हो रहा है, बीच में तो नॉर्मल हो गया था, फिर कल बारिश के बाद फिर जो तापमान में कुछ कमी आई है और उसके बाद धुंध की समस्या हुई है, तो जनजीवन तो थोड़ा अस्त व्यस्त हो ही जाता है। मुख्य समस्या विमान और ट्रेन के परिचालन से हो जाती है, इससे लोगों को काफी तकलीफ होती है। तो बिल्कुल देखिए, ठंड में जिस तरीके से लोगों की चुनौतियां बढ़ जाती हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को अपने ख्याल रखने की भी बेहद जरूरी है, क्योंकि लगातार डॉक्टर भी नसीहत देते हैं कि जब अधिक ठंड हो तो घर से न निकलें और निकलें तो गर्म कपड़े पहनकर ही निकलें। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच बाढ़ से आपको बड़ी खबर बताएं, मुखिया के घर पर फायरिंग की गई है। अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग की है। बाढ़ थाना के सहजानंद नगर की ये घटना बताई जा रही है। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाढ़ से ये बड़ी खबर।
कई राउंड फायरिंग की गई। अपराधियों ने 2 राउंड फायरिंग कर वहां पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। बाढ़ थाना के सहजानंद नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसे वो अपराधी हाथों में पिस्टल लेकर एक बार नहीं बल्कि 2 दफा फायरिंग करता है और ये पूरी तस्वीर सामने आई है जिसमें फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मुखिया के घर की ये तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं जो पूरी वारदात कैमरे जो वहां लगे हुए थे उसमें कैद हो गई है और उसी सीसीटीवी फुटेज को हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अपराधी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। 2 राउंड फायरिंग की गई, पहली राउंड और दूसरी राउंड वापस जाकर वो अपराधी करता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुखिया के घर पर फायरिंग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे पहली दफा ये अपराधी जाता है और देखिए इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ बाढ़ से संवाददाता अनिरुद्ध हमारे साथ फोन लाइन पर है। अनिरुद्ध, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, क्या इसके आधार पर आगे कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से? देखिए, घटना के बाद बाढ़ थाना की जो पुलिस है वो घटनास्थल पर गई, वहां से 2 खोखा बरामद किया गया है। मुखिया पति जो है पैक्स अध्यक्ष, उन्होंने बताया कि पिछले साल भी उनके भाई की गोली मारकर हत्या हुई थी, जो चुनावी रंजिश को लेकर मामला दिख रहा है। और सुबह 6:30 बजे 2 आप जो सीसीटीवी फुटेज देख होंगे 2 बाइक सवार हैं जो हेलमेट लगाए हुए, उनको पता है कि यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है और आते हैं और 2 राउंड फायरिंग करते हैं। संजोग ये था, यह गनीमत यह कि उस वक्त मुखिया अपने कार्यालय में बैठे नहीं थे और तबातोड़ फायरिंग करके अपराधी भाग गया। पुलिस जो है उस लाइन की सारी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जी अब वाकई अनिरुद्ध, देखने वाली बात होगी कि पुलिस की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। जो तस्वीरें हमें नजर आ रही है उसमें अपराधी स्पष्ट तौर पर तो दिख नहीं पा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए वो वहां पर पहुंचा हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुखिया के घर पर कैसे फायरिंग की गई, वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अपराधी ने एक बार नहीं बल्कि दूसरी दफा जाकर भी 2 राउंड फायरिंग की है और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा खूंटी पहुंची। कचहरी ग्राउंड में बने कैंप में राहुल गांधी ने रात्रि विश्राम किया है। राहुल गांधी की एक झलक मात्र पाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम चौक चौराहों पर जमा पड़ा था, पर राहुल गांधी का काफिला मेन रोड से सीधे कचहरी ग्राउंड के कैंप पहुंच गया। वहां तैनात जवानों ने सुरक्षा को लेकर कैंप में प्रवेश पर रोक लगा दी। राहुल गांधी आज सुबह से एक बार फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वो सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू जाएंगे और ऊपर चौक तक पद यात्रा करेंगे। इसके बाद तोरपा से होते हुए गुमला की ओर प्रस्थान करेंगे। पाकुड़ से लेकर अब तक खूंटी पहुंच चुकी है और हम ये कह सकते हैं कि जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, न पहले कभी देखा है न कभी देखेंगे। सभी लोग जो है पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं और राहुल जी का जो समर्थन और सहयोग किया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आज गुमला जाएंगे। कामडारा और बसिया में उनका एक कार्यक्रम होना है। कामडारा से रोड शो करते हुए वो बसिया आएंगे और यहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने राहुल गांधी की रैली के सफल होने का दावा किया है। और अगली खबर आपको दानापुर से बताएं, जहां राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली के अध्ययन दल की 16 सदस्यीय टीम ने दानापुर अनुमंडल के स्कूल, पंचायत भवन, उप स्वास्थ्य केंद्र, कस्तूरबा बालिका विद्यालय और जीविका केंद्र का जायजा लिया। दल के नेतृत्व मेजर जनरल मुकेश अग्रवाल, VSSM और टूर कोऑर्डिनेटर IAS मधुरानी ने किया है। टीम में युगांडा, नाइजीरिया, ब्राजील, म्यांमार समेत अन्य देशों के सदस्य शामिल थे। हमारा जो स्टडी टीम है वो नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली से आया है और इस डेलीगेशन में हमारे पास 16 ऑफिसर हैं और ये ऑफिसर सेना के, फॉरेन ऑफिसर्स, सिविल सर्विसेज के और सारी वॉक्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग इंडस्ट्री से है। हमारी स्टडी का एम है ये देखना कि जो गवर्नेंस है एक स्टेट में वो कैसे चल रही है, वहाँ का सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट
कैसे डेवलप हो रहा है और जो स्कीम्स हैं उससे स्टेट को क्या फ़ायदा हो रहा है। और आज इस विद्यालय में आकर हमारी टीम को बहुत ही खुशी हुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।